Hi student, मैं संतोष विश्वकर्मा. Today I will start class 11th chemistry unit 3rd. This is a part 2. Today's my topic is periodic trends in properties of elements. तो periodic trends in properties of element में ये दो तरह के होते हैं. पहला होता है trends in physical properties, दूसरा होता है trends in chemical properties. तो सबसे पहले हम physical properties पढ़ेंगे क्योंकि इसी का जिक्र है आपके सिलेबस में. दो तरह से पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर. पहला होता है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज. दो तरह के होते हैं टोटल पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट में. तो पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको अभी पढ़ना है और पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज जब आप वॉल्यूम सेकंड में जाएंगे, यानी कि जब 11th के एनसीईआरटी बुक जो फर्स्ट दो वॉल्यूम होते हैं, एक वॉल्यूम फर्स्ट एक सेकंड, तो वॉल्यूम फर्स्ट अभी चल रहा है, वॉल्यूम सेकंड जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको एस ब्लॉक पी ब्लॉक आपको पढ़ना है. तो उसमें आप ये दूसरा हेडिंग पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. फिलहाल में आपको पढ़ना है पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. और इसमें सबसे पहला हमको पढ़ना है एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस ये पढ़ना है. सबसे पहले एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस होता क्या है ये सब पढ़ेंगे. तो यहाँ पे दो तरह का एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे. अगर मेटल के अंदर रेडियस होता है तो इसको मेटेलिक रेडियस, अगर नॉन मेटल के अंदर होता है तो उसको कोवैलेंट रेडियस हम पढ़ते हैं. तो कैसे होता है देखते हैं. ये एटॉमिक रेडियस यानी कि एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है ये साइज ऑफ एन एटम. मतलब एटम के साइज को पता लगाने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए एटम के साइज को, एटॉमिक रेडियस को हम पढ़ते हैं. कैसे होता है कि सपोज कि दो एटम हो, मान लेते हैं कि कॉपर एटम हो, दो एटम हो, मान लीजिए एक एटम यहाँ पे है और दूसरा एटम हमने यहाँ पर रख दिया. तो दोनों का अगर इस एटम का अगर सेंटर देखें तो यहाँ पर होगा, इस एटम का सेंटर यहाँ पर होगा. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को अगर हम ए मान लें, क्या मान लें, ए मान लें, तो अगर हम क्या करें कि अगर इनका रेडियस निकालना हो तो रेडियस को मान लेते हैं आर, यहाँ पे हम आर मान लेते हैं. तो रेडियस आर निकालेंगे तो हो जाएगा a/2. ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस अपॉन 2. तो इसी को हम इसी से पता चलता है कि कोई एटम कितना ज़्यादा बड़ा है, लार्ज है, या कितना स्मॉल है. तो ये आपका यही फार्मूला होता है एटॉमिक रेडियस. तो एटॉमिक रेडियस को हम डिफाइन कैसे करेंगे. एटॉमिक रेडियस रेफर टू द साइज ऑफ एन एटम. अगर एटॉमिक रेडियस अगर मेटल, अगर सपोज कि कोई एलिमेंट अगर मेटल है तो उसका एटॉमिक रेडियस किसको रेफर करेगा, मेटेलिक रेडियस को. अगर नॉन मेटल है तो उसको रेफर करेगा कोवैलेंट रेडियस को. ये हो गया. तो इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस. यानी कि एटॉमिक रेडियस अगर मेटल में होगा तो मेटेलिक रेडियस पढ़ेंगे, अगर नॉन मेटल में होगा तो इसको हम कोवैलेंट रेडियस पढ़ेंगे. ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये सब चीज़ें आपको 11th में इसलिए पढ़ा रहे हैं, आपके सिलेबस इसलिए 11th में, क्योंकि ये चीज़ आपको 12th में भी मिलेगा और 12th में आपका बोर्ड होता है. तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे पता होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि इस पर बहुत कम ही स्टूडेंट फोकस करते हैं क्योंकि उनको बोरिंग लगता है. तो आई होप मेरा जितने भी समझाया हुआ टॉपिक्स है वो आपको समझ में आया होगा. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपनी प्रॉब्लम हमें शेयर कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. तो बात आती है कि अगर इसको हम फार्मूला कैसे इसका बनाएंगे एटॉमिक रेडियस को, तो देख लेते हैं. यहाँ पे लिख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन टू इक्वल पार्ट. ये टू इक्वल पार्ट कैसे होते हैं अभी हमने यहाँ पे बताया. वो यही चीज़ें यहाँ पे हैं, यानी कि यहाँ पे आर हो जाएगा ये a/2. अगर आप यहाँ पे इस सेंटर से इस सेंटर के आप डिस्टेंस को अगर d मानते होंगे तो d/2 कर सकते हैं. कोई भी हम a माने तो हम a/2 करेंगे. आपको जो मानना हो आप मान सकते हैं.
ये होता है। तो आपको रेडियस जब भी निकालना होगा तो a/2 ऐसे निकालेंगे। दो एटम होंगे और दोनों एटम का जो सेंटर ऑफ एटम सेंटर होगा, उन दोनों एटम के सेंटर से जितने डिस्टेंस होंगी a होगा, तो उसी को a/हम 2 कर देंगे। अगर 2 से उसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा एटॉमिक रेडियस निकल के आ जाएगा। एक फॉर एग्जांपल की बात करें, हम बात करें इसमें, तो एग्जांपल्स में भी आ सकते हैं। तो देखते हैं कैसे एग्जांपल आते हैं। देख लीजिएगा, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि इन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट कॉपर एटम इन सॉलिड देखिएगा, इन इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट कॉपर एटम इन सॉलिड कॉपर इज 256 pm मतलब होता है पिकोमीटर। कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ कॉपर। तो आप सीधा आप इसको सॉल्यूशन इसका दे सकते हैं सीधा। अब देखिए, दो कॉपर के बीच का जो डिस्टेंस है 256 pm यानी कि 256 पिकोमीटर है। तो सीधे लिख सकते हैं, यानी कि जो कॉपर होगा वो मेटल है, कॉपर तो मेटल होता है, तो मेटेलिक रेडियस ही निकालेंगे। तो लिखेंगे मेटेलिक रेडियस ऑफ कॉपर इक्वल R, यानी कि कॉपर इक्वल टू ये होता है a/2। फार्मूला अभी हमने देखा, जो a है, a मतलब 2 एडजेसेंट कॉपर एटम के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि a कितना दिया है 256, यानी कि R इक्वल टू हो जाएगा 256/2, ये pm है पिकोमीटर, इक्वल टू हो जाएगा आपका। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, इतना पिकोमीटर। यही आपका आंसर होगा। कॉपर एटम, मेटेलिक कॉपर एटम का रेडियस कितना होगा 228 पिकोमीटर। अब 1 पिकोमीटर में यानी कि होते हैं 10⁻⁻12 मीटर, ये होते हैं, यानी कि pm मीन्स होता है पिकोमीटर। ये तो आपको इसको इंटरचेंज नहीं करना है, इसको चेंज नहीं करना है, बस हमने बताया आपका आंसर इतना ही आएगा। ये आपका यहाँ पे आंसर होगा। पहला हमारा एटॉमिक रेडियस होगा और दूसरा होगा हमारा आयनिक रेडियस। कहीं आयनिक रेडियाई लिखा जाता है या एटॉमिक रेडियाई लिखा जाता है। तो रेडियस इज अ सिंगुलर नंबर और रेडियाई क्या होता है, प्लूरल नंबर होता है। तो देखिएगा, जो एटॉमिक रेडियस होता है वही डिफिनीशन आयनिक रेडियस में भी होगा, बस चेंज क्या करना है, यहाँ पे हम आयन की बात करेंगे, वहाँ पे एटम की बात करेंगे। एटम ही आयन में चेंज होते हैं। कब होते हैं कि जब एटम के आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन या तो रिमूव हो जाए या तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए। तो गेन हो जाएंगे या रिमूव हो जाएंगे तो एटम के ऊपर क्या आता है कि पॉजिटिव या निगेटिव का साइन आ जाता है। उसी को हम आयन्स बोलते हैं, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन, इसी को बोलते हैं। तो अगर यही चीज़ें अगर आयन्स में होगा तो उसको हम आयनिक रेडियस बोलेंगे, क्योंकि एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस दोनों के दोनों सेम है। बस एटॉमिक रेडियस में हम एटम की बात करेंगे, आयनिक रेडियस में हम आयन की बात करेंगे। तो ये हो गए आयन्स। आयन्स फॉर्म कैसे होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएं या तो इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएं किसी एलिमेंट से या न्यूट्रल एलिमेंट से, उसी को हम आयन्स बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है तो वहाँ पे निगेटिव आयन्स बनते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन बनते हैं। यहाँ पे उल्टा बनता है, यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब होता है कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और निगेटिव का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख लेते हैं, जो अभी हमने बताया वही चीज़ें हैं कि कोई भी न्यूट्रल एटम अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन अगर अपने अंदर से निकाल देता है तो वहाँ पे पॉजिटिव आयन बनता है, यानी कि उसको पॉजिटिव आयन को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। अगर वही चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वहाँ पे निगेटिव आयन बनते हैं, यानी कि उसको निगेटिव आयन को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। ये हो गया। अगर हम आयनिक रेडियस को डिफाइन करें तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि आयनिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ये होगा आयनिक रेडियस। क्या होते हैं कि ये डिस्टेंस होता है आउटर मोस्ट सेल से न्यूक्लियस के बीच का, उसी को आयनिक रेडियस बोलते हैं। यानी कि जो एटॉमिक रेडियस है
एटॉमिक रेडियस में भी रेडियस का डेफिनेशन आप आयनिक रेडियस में लिख सकते हैं, जहाँ बस आपको चेंज क्या करना है, जहाँ पे एटम होगा वहाँ पे आयन लगा देंगे, तो वही चीज़ हो जाएगा यहाँ पे। अगर इससे हम एग्जांपल देख लें तो देखिएगा, एक एग्जांपल देख देते हैं, देखिएगा फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है फॉर एग्जांपल में कि द NaCl क्रिस्टलाइन द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू आयंस 2.76 एंगस्ट्रॉम, द रेडियस ऑफ Na प्लस आयन को हम सोडियम आयन बोलते हैं, इज 0.95 एंगस्ट्रॉम, कैलकुलेट द आयनिक रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, यानी Cl माइनस आयन को हम क्लोराइड आयन बोलते हैं। अब जानते हैं कि NaCl, अगर NaCl है, देखिएगा NaCl ये सॉलिड क्रिस्टलाइन है, तो यहाँ पे ये चेंज होगा किसमें, Na प्लस में, और Cl माइनस में ये चेंज होगा, तभी तो ये Na प्लस ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल में चेंज होगा। ये दोनों को मिक्स करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे NaCl आपका बन जाएगा, यानी कि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऊपर पढ़ेंगे तो दिया है द NaCl क्रिस्टलाइन इन द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू आयंस, तो इसमें दो आयंस हैं, तो उनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस दिया है 2.7 एंगस्ट्रॉम, 2.76 एंगस्ट्रॉम दिया है। और जो सोडियम आयन, देखिएगा सोडियम आयन का भी यहाँ पे वैल्यू दिया है, ये 0.95 एंगस्ट्रॉम दिया है। और पूछ रहा है कि क्लोरीन आयन बताइए, क्लोरीन आयन का रेडियस बताइए। तो आप जानते हैं कि जब रेडियस ऑफ आयनिक रेडियस निकालेंगे, आयनिक रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, तो क्लोराइड आयन का जब आयनिक रेडियस निकालेंगे तो आप इसी में देखिए, इसी में Na प्लस भी है और Cl माइनस भी है, तो टोटल तो इतना ही है, टोटल क्या है 2.76 एंगस्ट्रॉम है, टोटल इतना है। और उसी में से जब सोडियम को, यानी कि सोडियम का दे रखा है, तो सोडियम का वैल्यू क्या दिया है, आयनिक रेडियाई इतना दिया है, इतना। अगर इसको माइनस करेंगे तो क्लोराइड आयन का हमारा रेडियस निकल जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा, देख लीजिएगा इसको, ये 1.8, हाँ ये आ जाएगा 1.81 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसकी आंसर ये होगा। अगर हम बात करें 1 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम होता है, ये सिंबल 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू। तो इसका कोई यूज अभी नहीं करना है, क्योंकि इसको इंटरचेंज नहीं करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो।